subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग। मित्रों, कल हमने कंप्लीट किया था न्यूक्लियस यानी केंद्रक हमने कल कंप्लीट किया था और केंद्रक में आज हम आगे बढ़ेंगे साथियों। गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें साथियों। मैं इतना अच्छा कंटेंट आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और शायद इससे बाहर कुछ क्वेश्चन भी पुट आउट ना हो, तो बिना किसी विलंब के हम आज शुरू करते हैं साथियों। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में हम आज आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, गुणसूत्र या इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। मित्रों, ये जो क्रोमोसोम शब्द है यह एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। और इस लैटिन शब्द का जो अर्थ होता है, क्रोमोसोम शब्द का जो अर्थ होता है साथियों, वो होता है कलर्ड। हम बोलते हैं इसको कलर्ड बॉडी। क्या बोलते हैं? कलर्ड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर्ड बॉडी बोलते हैं, या फिर इसे नाम दिया जाता है साथियों क्या? रंगीन काय। क्या कहा जाता है? रंगीन काय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इस क्रोमोसोम को कहा जाता है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो जो ये क्रोमोसोम है यह एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। इस क्रोमोसोम शब्द का जो अर्थ होता है वो है कलर्ड बॉडी, यानी इसे कहा जाता है रंगीन काय। क्या कहा जाता है? कलर्ड बॉडी, या फिर कहा जाता है रंगीन काय कहा जाता है। मित्रों, जो गुणसूत्र का अध्ययन है, इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसका गुणसूत्र का जो अध्ययन है वो कहलाता है कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोटाइपिंग कहलाता है। जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कैरियोटाइपिंग कहलाता है। साथियों, हमने पढ़ा था केंद्रक। क्या पढ़ा था? केंद्रक पढ़ा था। और केंद्रक में हमने पढ़ा था एक जाली रूप जो संरचना होती है, एक जाली के समान या जाल के समान जो संरचना होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कल हमने पढ़ा था केंद्रक में, और केंद्रक में हमने देखा कि एक क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। मित्रों, कोशिका विभाजन के समय जब ये क्रोमेटिन जाल होता है, ये अपना जो क्या कहते हैं, ये जो क्रोमेटिन जाल जो होता है, कोशिका विभाजन के समय अपना सुस्पष्ट रूप ग्रहण करता है। ये क्या करता है? सुस्पष्ट रूप ग्रहण करता है। और इस सुस्पष्ट रूप को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जाल के इस सुस्पष्ट रूप को क्या कहा जाता है सूत्रों? क्या कहा जाता है दोस्तों? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है। मित्रों, हमने कल देखा था, क्या देखा था कल? केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा था। केंद्रक में हमने देखा कि जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला क्रोमेटिन जाल होता है, जब कोशिका विभाजन के समय यह अपनी सुसंगठित अवस्था में जाता है तो वहां अपना सुस्पष्ट रूप ग्रहण कर लेता है। और इस सुस्पष्ट रूप को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गुणसूत्र कहा जाता है। मित्रों, ये जो क्रोमेटिन जाल होता है
वो कोशिका विभाजन के समय सुस्पष्ट रूप ग्रहण कर लेता है। इस सुस्पष्ट रूप को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। किसी भी कोशिका के अंदर क्रोमेटिन जाल क्या होता है? किसी भी कोशिका के अंदर क्रोमेटिन जाल क्या होता है? इस क्रोमेटिन जाल को जो परिभाषित किया था, वो परिभाषित किया था दोस्तों, किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल होता है वो क्या होता है, उसको जो परिभाषित किया था वो किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। और इसका जो हमने फ्लेमिंग ने जो बात कही थी वो बात हमने कल देखी थी। केंद्रक के अंदर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि एक क्षारीय अभिरंजक डाला था। किस पर डाला था? इस रेशेनुमा संरचना पर डाला था, क्षारीय अभिरंजक डाला था। और ये क्षारीय अभिरंजक के द्वारा क्या हो जाता है साथियों? अभिरंजित हो जाता है, जिसे फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन जाल नाम दिया था। यानी एक कोशिका के अंदर क्रोमेटिन क्या होता है, इसको परिभाषित करने का जो काम किया था वो किसने किया था? इस फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद में यदि हम देखें साथियों, जब तक कोई कोशिका में विभाजन नहीं होता है, किसी भी कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता है, तब तक केंद्रक में पाए जाने वाला ये जो क्रोमेटिन जाल है साथियों, ये इसी अवस्था के अंदर रहता है। किस अवस्था के अंदर रहता है? इस जाल रूपी संरचना के अंदर रहता है। कौन? क्रोमेटिन जाल जो होता है वो इसी वास्तविक संरचना के अंदर रहता है। लेकिन जब कोई कोशिका विभाजित होने लगती है या कोई कोशिका में विभाजन करने की जो क्षमता पाई जाती है, उस समय वो विभाजन करती है, तब यह क्रोमेटिन जाल किसका निर्माण कर लेता है साथियों? गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है साथियों? गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। मित्रों, इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो पाई जाती है साथियों, क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और एक पाया जाता है साथियों डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और इस डीएनए पर हमेशा साथियों नेगेटिव आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। और ये जो नेगेटिव आवेश आता है यह फॉस्फेट आयनों की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फॉस्फेट आयनों की वजह से आता है। साथियों, जब तक कोई कोशिका विभाजन नहीं करती है तब तक कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है वो इस जाल रूपी संरचना के अंदर ही रहता है। लेकिन जब किसी कोशिका के अंदर विभाजन प्रारंभ हो जाता है उस समय ये क्रोमेटिन जाल किसका रूप ले लेता है? इन गुणसूत्रों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? इन गुणसूत्रों का रूप ले लेता है। और यदि हम बात करें गुणसूत्र की, तो जो गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है साथियों? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए पाया जाता है। यदि हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें साथियों, तो हिस्टोन प्रोटीन पर हमेशा पॉजिटिव आयन पाया जाता है। कैसा आयन पाया जाता है? हमेशा पॉजिटिव आयन पाया जाता है। और जो नेगेटिव आयन होता है वो डीएनए पर हमेशा नेगेटिव आयन पाया जाता है। ये नेगेटिव आयन क्यों पाया जाता है? क्योंकि साथियों किसकी वजह से पाया जाता है? फॉस्फेट आयनों की वजह से पाया जाता है। किसकी वजह से पाया जाता है? फॉस्फेट आयनों की वजह से पाया जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया है। आगे चलते हैं साथियों। यदि बात करें अपन किसकी, इन गुणसूत्रों की बात करें साथियों, तो कोशिका विभाजन नाम सुना है आपने? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती है साथियों। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती है कौन कौन सी? एक तो होती है साथियों मेटाफेज की। कौन सी अवस्था? मेटाफेज, जिसे अपन बोलते हैं मध्य अवस्था। क्या बोलते हैं? मध्य अवस्था के नाम से जिसे अपन जानते हैं। एक होती है साथियों एनाफेज। कौन सी होती है? एनाफेज होती है एक। और इस एनाफेज को किस नाम से जानते हैं अपन? पश्चावस्था के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्चावस्था के नाम से जानते हैं। साथियों, कोशिका विभाजन हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत दो अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी अवस्था होती है? एक तो होती है साथियों मेटाफेज और एक होती है एनाफेज। यानी मेटाफेज और एनाफेज के दौरान हम गुणसूत्रों का क्या कर सकते हैं साथियों? देख सकते हैं। गुणसूत्रों को क्या कर सकते हैं साथियों? देख सकते हैं। गुणसूत्रों को कोशिका विभाजन के दौरान मेटाफेज अवस्था और एनाफेज अवस्था के अंदर देखा जा सकता है।
कौन कौन सी अवस्था? मेटाफेज यानी मध्य अवस्था, या फिर कौन सी अवस्था दोस्तों? एनाफेज यानी पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्रों को क्या होता है साथियों देखा जा सकता है। यदि हम बात करें गुणसूत्रों की तो इन्हें पहली बार देखा था साथियों, किसने देखा था? के नागेली नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे साथियों? के नागेली नामक एक वैज्ञानिक थे, और के नागेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था। किसको देखा था साथियों? सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था, और सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था और इन्हें नाम दिया था साथियों क्या? आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। किसने दिया था साथियों? के नागेली ने दिया था। के नागेली ने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था और आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। कौन सा नाम दिया? आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। इसके बाद यदि हम बात करें 1875 ईस्वी की, 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम गुणसूत्रों की खोज हुई। किसकी खोज हुई साथियों? गुणसूत्रों की खोज हुई, और स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इनको खोजा। 1875 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम गुणसूत्रों की खोज हुई थी, और किसने खोजा था? 1875 ईस्वी के अंदर जो स्टार्सबर्गर नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इन गुणसूत्रों को खोजा था। 1888 ईस्वी के अंदर इन्हें नाम दिया गया साथियों, ईस्वी के अंदर इन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम। क्या दिया गया? क्रोमोसोम नाम दिया गया। क्रोमोसोम नाम दिया गया, और यह क्रोमोसोम नाम देने का जो काम किया था, किसने किया था साथियों? वोल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक थे। वोल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक थे, और वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? इन्हें, इन गुणसूत्रों को क्या नाम दिया साथियों? क्रोमोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया। यदि हम बात करें साथियों गुणसूत्रों की तो सर्वप्रथम के नागेली नामक एक वैज्ञानिक थे। के नागेली नामक एक वैज्ञानिक थे, और के नागेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इन्हें देखा था। किसको देखा? गुणसूत्रों को देखा था। सन 1875 ईस्वी के अंदर गुणसूत्रों की जो खोज की थी वो की थी स्टार्सबर्गर ने। खोज कब की गई साथियों? 1875 ईस्वी के अंदर गुणसूत्रों की खोज हुई, और किसने की? स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की। 1888 ईस्वी के अंदर इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया गया, और जो क्रोमोसोम नाम दिया वो किसने दिया? वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? वोल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक ने दिया। साथियों यदि हम आगे बात करें किसकी? गुणसूत्र की बात करें तो जो एक विशेष जाति विशेष के जो जितने भी जीव होते हैं, जाति विशेष के जितने भी जीव होते हैं, जाति विशेष के जितने भी जीव होते हैं साथियों, उन सभी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है साथियों? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है साथियों? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। यदि हम बात करें जाति विशेष का मतलब कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे मेरे में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सभी आप में भी पाए जाते हैं। यानी मनुष्य जाति के अंदर एक इंसान में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सभी के सभी किस में पाए जाते हैं साथियों? अन्य इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं। यदि बात करें अपन बंदर के अंदर जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो अन्य बंदरों के अंदर भी पाए जाते हैं। यदि गाय की बात करें, गाय के अंदर जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उतने भी अन्य गायों के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मतलब एक जाति विशेष के जितने जीव होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है साथियों क्या होती है? समान होती है। मित्रों यदि हम बात करें कायिक कोशिकाओं की, किसकी बात करें हम? कायिक कोशिकाओं की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? कायिक कोशिकाओं की यदि हम बात करें, कायिक जो कोशिकाएं होती है साथियों, कायिक कोशिकाएं होती है, उन कायिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। कायिक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें किसकी? युग्मक की बात करें अपन, युग्मक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं साथियों? अगुणित पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अगुणित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। साथियों कायिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, और युग्मकों की यदि हम बात करें तो उनमें अगुणित क्या पाए जाते हैं साथियों? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम मानव की बात करते हैं अपन, किसकी बात करें साथियों? मानव की बात करें तो मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और साथियों ये कुल होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं?
46 गुणसूत्र होते हैं साथियों। यदि हम बात करें दोस्तों गुणसूत्रों की, तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और यदि हम बात करें इस 23 जोड़ी गुणसूत्रों की, तो ये कुल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं साथियों। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं या जो 44 गुणसूत्र होते हैं साथियों, वो कौन से होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं मानव के अंदर। कौन से होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं। यदि एक जोड़ी बात करें अपन, एक जोड़ी बात करें या दो गुणसूत्र जो होते हैं साथियों, वो कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं साथियों? लिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात साथियों यदि हम बात करें नर की, तो नर के अंदर यानी जो मेल होता है, मेल के अंदर साथियों जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, वो कौन सा होता है? XY होता है। और जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसके अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। यदि हम बात करें साथियों इन गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों की तो जो कायिक कोशिकाएं होती है उनमें द्विगुणित अवस्था के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो युग्मक होता है उसके अंदर अगुणित अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? गुणसूत्र पाया जाता है। मानव के अंदर कुल 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, और 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र अलिंग होते हैं, और एक जोड़ी यानी जो दो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं साथियों। नर के अंदर XY गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, और मादा के अंदर XX लिंग गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है? XX गुणसूत्र होता है साथियों। यदि हम बात करें किसकी? ड्रोसोफिला की बात करें अपन, किसकी बात करें साथियों? ड्रोसोफिला की यदि हम बात करें, तो ड्रोसोफिला के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है, ड्रोसोफिला के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कितने होते हैं साथियों? 12 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 12 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 12 गुणसूत्र होते हैं। और मटर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, मटर के अंदर दोस्तों जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 14 गुणसूत्र होते हैं। चावल के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, वो कितने होते हैं? 24 गुणसूत्र होते हैं। और एक ई कोलाई जीवाणु होता है। कौन? ई कोलाई जो जीवाणु होता है, उस ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है साथियों, वो 2 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ साथियों, ड्रोसोफिला के अंदर 6 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मटर के अंदर 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। चावल के अंदर 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ई कोलाई के अंदर 1 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं साथियों पाए जाते हैं। यदि हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो 12 यानी 6 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर की बात करें तो 14 गुणसूत्र यानी 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हम बात करें चावल की, तो साथियों चावल में 24 गुणसूत्र यानी 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ई कोलाई नामक जो जीवाणु होता है साथियों, उसके अंदर 2 गुणसूत्र यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथियों इनका जो आकार होता है, गुणसूत्र का जो आकार होता है वो कितना होता है देखते हैं। जो गुणसूत्र का आकार होता है साथियों, वो आकार होता है कितना होता है? 1 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक इनका आकार होता है। किनका? इन गुणसूत्रों का आकार जो होता है 1 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक होता है। साथियों इनका जो व्यास होता है, इनका जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है वो होता है 0.2 माइक्रोन से लेकर के और 2 माइक्रोन तक होता है। 0.2 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक इनका क्या होता है साथियों? व्यास होता है। यदि हम बात करें जंतु कोशिका की, जंतुओं में यदि हम बात करें तो जंतुओं में इन गुणसूत्र जो होते हैं वो पादप की बजाय क्या होते हैं? बड़े होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं जंतुओं में वो पादप की अपेक्षा क्या होते हैं साथियों? पादप की अपेक्षा बड़े होते हैं। पादप की अपेक्षा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं साथियों? बड़े होते हैं। तो यदि हम बात करें साथियों गुणसूत्र की, तो वो गुणसूत्र जंतुओं में जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं जंतुओं में, वो पादप की अपेक्षा कैसे होते हैं साथियों? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। साथियों यदि हम बात करें गुणसूत्र की, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जो गुणसूत्र होता है उसे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होता है यह एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? लैटिन शब्द है। इस क्रोमोसोम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है क्या होता है साथियों? कलर्ड बॉडी के नाम से इसे जानते हैं। कलर्ड बॉडी यानी रंगीन इकाई इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीन इकाई कहा जाता है।
यदि हम बात करें इस क्रोमोसोम की तो साथियों सबसे पहले हमने कल देखा था कि जो कोई कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में क्या पाया जाता है साथियों, एक क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। यह क्रोमेटिन जाल क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन होता है उस समय संघनित हो जाता है। ये संघनित होकर के दोस्तों किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। यदि हम बात करें इन गुणसूत्रों की तो गुणसूत्र के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। यदि कोई कोशिका किसी भी कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन जाल होता है उसको सबसे पहले जो परिभाषित करने का काम किया था वो किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग या फिर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ये सब बातें हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि यदि साथियों किसी कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता है तो जो क्रोमेटिन जाल होता है वो अपनी इसी जाल वास्तविक स्थिति के अंदर बना रहता है। जैसे ही किसी कोशिका के अंदर विभाजन प्रारंभ होता है तो ये जो क्रोमेटिन जाल होता है ये धीरे धीरे किसका निर्माण कर लेता है साथियों, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। और दोस्तों इन गुणसूत्रों, ये जो गुणसूत्र होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है और जो डीएनए होता है उस पर हमेशा कैसा आवेश होता है साथियों, नेगेटिव आवेश होता है। यदि कोई पूछे कि इस डीएनए पर जो नेगेटिव आवेश पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, तो फास्फेट अणुओं के कारण या फास्फेट आयनों के कारण इस डीएनए पर नेगेटिव आवेश पाया जाता है। डीएनए पर नेगेटिव आवेश पाया जाता है। यदि हम बात करें साथियों इस गुणसूत्र की तो कोशिका विभाजन की जो मध्यावस्था होती है या फिर अपन बोल सकते हैं मेटाफेज होती है, या कोशिका विभाजन की जो पश्चावस्था होती है या फिर जिसे अपन बोलते हैं एनाफेज होती है, वहां दोस्तों इनको आसानी से देखा जा सकता है, इनका अध्ययन किया जा सकता है। मित्रों यदि हम बात करें इस गुणसूत्र की तो सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा किसने था, कि नागेली नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इन गुणसूत्रों को देखा था। दोस्तों यदि हम बात करें गुणसूत्रों की तो गुणसूत्रों की सर्वप्रथम खोज सन 1875 ईस्वी के अंदर किसने की थी साथियों, स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और दोस्तों जो के नागेली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा था गुणसूत्रों को और गुणसूत्रों को नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों, आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। क्या दिया था, आइडियोप्लाज्म नाम दिया था। और इन्हें क्रोमोसोम जो शब्द दिया था, क्रोमोसोम जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था साथियों वोल्टेयर ने दिया था। और कब दिया था, 1888 ईस्वी के अंदर दिया था। इस प्रकार साथियों इसमें हमने आज तमाम बातें गुणसूत्र के कुछ फैक्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं साथियों किसमें, अपन चलते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गुणसूत्र की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों आप चाहें तो धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जितनी भी तमाम बातें आपको बताई जा रही है 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भविष्य में भी आपको क्या आएगी, काम आएगी साथियों। इससे बाहर शायद ही बायो का कोई क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पुट हो, ऐसे नोट्स मैं आपको तैयार करवा रहा हूं। विश्वास रखिए आप। और जिस दिन एग्जाम हो, किसी भी चीज का एग्जाम देने जाओ आप और साइंस जिस एग्जाम में पूछी जाए तो देखना इस बायो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरी आपसे गारंटी है साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं साथियों। धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों को लिखने का प्रयास करें साथियों। उनको एक बार रजिस्टर में उतारने का प्रयास करें और बाद में पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको पता लगेगा कि जब भी आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ, तो मेरे द्वारा जो बनवाए गए नोट्स है उन नोट्सों के अंदर बायो के क्वेश्चन मिला देना साथियों। इस नोट्सों के अंदर इस बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपना वादा है आप मुझे आकर के बोल सकते हैं साथियों। यदि हम बात करें इस गुणसूत्र की संरचना की तो इस प्रकार से एक गुणसूत्र होता है साथियों। इस प्रकार से क्या होता है, एक गुणसूत्र होता है। इसके बीचों बीच एक क्या पाया जाता, बड़ी सी क्या पाई जाती है साथियों, गोलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहा जाता है। इस बड़ी सी गोलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है साथियों। इसके बीचों बीच
एक बिंदीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, साइटोक्रोम का, जिसे क्या कहा जाता है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। मित्रों, ये जो दोनों भुजाएं हैं ये कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती है। और ये जो ये जो एक दागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है यहां तक, ये जो दागेनुमा संरचना है साथियों, ये क्या कहलाती है, ये दागेनुमा संरचना क्या कहलाती है, ये जो दागेनुमा संरचना है साथियों, ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्रोमेनीमेटा कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है, क्रोमेनीमेटा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेनीमेटा कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है, क्रोमेनीमेटा कहलाती है। यदि हम बात करें इस गुणसूत्र की, तो ये तो होती है साथियों इसकी कौन सी भुजा, पी भुजा होती है। कौन सी होती है, पी भुजा होती है। और ये होती है इसकी कौन सी भुजा होती है साथ, क्यू भुजा होती है। कैसी, कौन सी भुजा होती है, क्यू भुजा होती है। इन दोनों भुजाओं को पी भुजा बोला जाता है और इन दोनों भुजाओं को, नीचे वाली जो दोनों भुजाएं होती है साथियों, इनको बोला जाता है क्यू भुजा। पी जो भुजा होती है हमेशा क्यू भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है हमेशा। जो पी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है साथियों, क्यू भुजा से छोटी होती है। तो इस प्रकार से अगर अपन गुणसूत्र की बात करें तो जो गुणसूत्र होता है साथियों, इस गुणसूत्र के बीच में एक संरचना दिखाई देती है हमें। और इस गोलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। और साथियों इस गोलीनुमा संरचना के बीच में एक छोटी सी, बीचों बीच एक छोटी सी जो बिंदीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर इसे प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है, प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यदि हम बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र में निम्न भाग दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग हमें दिखाई देते हैं। जो नंबर 1 तो होता है पेलिकल। क्या नाम होता है साथियों, पेलिकल। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं साथियों क्रोमेनीमेटा। और तीसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, क्रोमोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं अपन। और चौथा जो भाग होता है साथियों वो होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है, सेंट्रोमियर्स कहा जाता है साथियों। पहला जो भाग होता है इस गुणसूत्र की संरचना में, यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र में जो पहला भाग होता है वो होता है साथियों पेलिकल। दूसरा जो भाग हमें दिखाई देता है वो होता है क्रोमेनीमेटा। तीसरा जो भाग होता है साथियों वो होता है क्रोमोमियर्स। और चौथा जो भाग होता है साथियों वो होता है सेंट्रोमियर्स। क्या होता है, सेंट्रोमियर्स। यदि हम पेलिकल की बात करें तो जो गुणसूत्र होता है साथियों, जो गुणसूत्र हमारा होता है, उस गुणसूत्र में, गुणसूत्र की जो बाह्य संरचना है, बाह्य जो आवरण है वो किसका बना होता है, पेलिकल का बना होता है। इन गुणसूत्र का जो पूरा का पूरा बाहर का जो आवरण है साथियों, इसके अंदर जो आवरण पाया जाता है, इसका पूरा का पूरा जो बाहर का आवरण है वो आवरण किसका बना होता है साथियों, पेलिकल का बना होता है। किसका बना होता है, इस पेलिकल का बना होता है। बाह्य आवरण किसका बना होता है, गुणसूत्र का, पेलिकल से बना होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रोमेनीमेटा की बात करते हैं। तो साथियों ये क्रोमेनीमेटा जो होता है ये गुणसूत्र के 2 पतले, प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो 2 पतले धागेनुमा संरचना से बना होता है। 2 पतले धागेनुमा संरचना से बना होता है साथियों। ये जो होता है ये क्या कहलाता है साथियों, क्रोमेनीमेटा कहलाता है। क्रोमेनीमेटा कहलाता है, क्रोमेनीमेटा कहलाता है। ये जो एक धागा होता है साथियों ये क्रोमेनीमेटा कहलाता है। और ये गुणसूत्र जो होता है वो कितने क्रोमेनीमेटा से बना होता है, 2 क्रोमेनीमेटा से बना होता है। कितने क्रोमेनीमेटा से बना होता है साथियों, 2 क्रोमेनीमेटा से बना होता है। और मित्रों दोनों क्रोमेनीमेटा जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं साथियों,
सेंट्रोमियर से क्या होते हैं साथियों, जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं साथियों, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। फिर से देखिए साथियों, ये जो क्रोमेनिमेटा होता है, ये क्या होता है कि जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है वो कितने क्रोमेनिमेटा से बना होता है साथियों, 2 क्रोमेनिमेटा धागे से बना होता है। 2 क्रोमेनिमेटा धागे समान संरचनाओं से बना होता है। और साथियों ये जो क्रोमेनिमेटा है ये कहां पर मिलते हैं, इस सेंट्रोमियर पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं साथियों, सेंट्रोमियर पर मिलते हैं। और ये दोनों जो क्रोमेनिमेटा है वो मिलकर साथियों, ये क्रोमेनिमेटा है साथियों, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। इन भुजाओं को क्या कहा जाता है साथियों, क्रोमेटिड कहा जाता है। यानी ये जो क्रोमेनिमेटा है, जो 2 क्रोमेनिमेटा है साथियों, वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार साथियों एक गुणसूत्र होता है, उसके अंदर 4 क्या पाए जाते हैं, क्रोमेनिमेटा पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, 4 क्रोमेनिमेटा पाए जाते हैं। और 2 क्या पाए जाते हैं साथियों, क्रोमेटिड पाए जाते हैं। कितने क्रोमेटिड पाए जाते हैं, 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। कितने क्रोमेटिड पाए जाते हैं, 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। दोस्तों गुणसूत्र का बाहर का जो आवरण है वो पेलिकल से बना होता है। किसका बना होता है, पेलिकल से बना होता है। दूसरा जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो क्रोमेनिमेटा होता है। प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है साथियों वो 2 क्रोमेनिमेटा, प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो क्रोमेनिमेटा समान धागे से बना होता है, धागे रूपी संरचना से बना होता है। और एक गुणसूत्र के अंदर 4 क्या पाए जाते हैं साथियों, क्रोमेनिमेटा पाए जाते हैं। और एक गुणसूत्र के अंदर कितने पाए जाते हैं, 4 क्रोमेनिमेटा पाए जाते हैं। और 2 क्रोमेनिमेटा मिलकर के साथियों किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। ये जो क्रोमेनिमेटा होता है साथियों ये कहां पर जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। कहां पर जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। अगला जो भाग आता है साथियों क्रोमोमियर्स आता है। कौन सा भाग है, क्रोमोमियर्स भाग आता है। क्रोमोमियर्स की यदि हम बात करें तो ये क्रोमोमियर्स वह संरचना है साथियों जो गहरी अभिरंजित हो जाती है। क्या हो जाती है, गहरी अभिरंजित हो जाती है। क्रोमोमियर्स गुणसूत्र का वह भाग है साथियों जो गहरी क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है। और इस क्रोमोमियर्स पर ही साथियों क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के वाहक जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के वाहक क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, इन क्रोमोमियर्स पर पाए जाते हैं। क्रोमोमियर्स पर क्या पाया जाता है साथियों, अनुवांशिक जो सूचनाओं के वाहक होते हैं जीन्स स्थित होते हैं। अनुवांशिक इकाइयों के जो वाहक होते हैं जीन्स स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं साथियों, इस क्रोमोमियर्स पर स्थित होते हैं। यदि हम बात करें साथियों किसकी, इस सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो जो सेंट्रोमियर साथियों होता है वो गुणसूत्र का सबसे क्या होता है साथियों, संकरा भाग होता है। सेंट्रोमियर जो होता है, ये सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्र का क्या होता है साथियों, सबसे संकरा भाग होता है। और क्या होता है साथियों, सबसे संकरा भाग होता है। और जो सेंट्रोमियर होता है साथियों गुणसूत्र की 2 भुजाओं को बांटता है। सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र की 2 भुजाओं को बांटता है, 2 भुजाओं को बांटता है। क्या होता है साथियों, 2 भुजाओं को बांटता है। और इस सेंट्रोमियर पर जो कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है साथियों, जो तर्कुतंतु होते हैं, जो तर्कुतंतु होते हैं वो तर्कुतंतु आकर के कहां जुड़ते हैं, इसी सेंट्रोमियर पर जुड़ता है। मित्रों गुणसूत्र में हम पढ़ रहे थे इस गुणसूत्र की संरचना के बारे में। तो इसकी संरचना अगर देखें तो जो सबसे बाहर का आवरण होता है साथियों वो क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है। फिर आता है दोस्तों दूसरा पार्ट होता है क्रोमेनिमेटा। और जो क्रोमेनिमेटा होता है साथियों वो क्या होता है, प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो किससे बना होता है, क्रोमेनिमेटा धागे समान संरचनाओं से बना होता है। मित्रों ये क्रोमेनिमेटा है वो कहां पर आकर जुड़ते हैं साथियों, इससे कहां से जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है उसमें 4 क्रोमेनिमेटा पाए जाते हैं। और 4 क्रोमेनिमेटा से 2 क्रोमेटिड का निर्माण होता है साथियों। यानी जो 2 क्रोमेनिमेटा है वो किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। फिर आता है साथियों क्रोमोमियर्स। यानी ये क्रोमोमियर्स गुणसूत्र का वह भाग होता है जो अधिक रूप से क्या हो जाता है साथियों, अभिरंजित होता है, ज्यादा अभिरंजित होता है, गहरा अभिरंजित होता है। और इन्हीं क्रोमोमियर्स पर जो अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं साथियों जीन्स, वो जीन्स किस पर पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र में जो जीन्स पाए जाते हैं साथियों क्रोमोमियर्स पर पाए जाते हैं। फिर आता है सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर को देखें साथियों तो गुणसूत्र का सबसे संकरा भाग होता है सेंट्रोमियर। और कोशिका विभाजन के दौरान साथियों जो तर्कुतंतु आकर जुड़ते हैं वो कहां पर जुड़ते हैं, इसी सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ते हैं।
किस पर आकर जुड़ते हैं, इसी सेंट्रोमियर पर आकर के जुड़ते हैं। और साथियों गुणसूत्र की दो भुजाओं को बांटने का काम करता है ये सेंट्रोमियर। तो साथियों आज हम गुणसूत्र में इतना ही पढ़ेंगे और बाद में थोड़ा बहुत गुणसूत्र और बच जाता है जिसको अपन अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और मित्रों उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, दोहरी झिल्ली युक्त जो तीसरा कोशिकांग होता है वो होता है प्लास्टिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो सबको समझ में आया है। साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचाने का कार्य करें साथियों। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, हर रोज प्रतिदिन कंटेंट लेकर आ रहा हूं, बायो का बहुत जबरदस्त कंटेंट लेकर आ रहा हूं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को निरंतर रूप से सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाएं और साइंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन न हो जो आपको नहीं आता हो। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने का, और धीरे धीरे इस चैनल को आप, मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव साइंस के परिवार को आप धीरे धीरे बड़ा करने में जुटे हैं। साथियों दिन प्रतिदिन आपका जो निरंतर प्यार देखने को मिल रहा है, इस निरंतर प्यार को बनाए रखें और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाने का जो तरीका है वो सबको समझ आ रहा है। जय हिंद साथियों।